Good morning, everyone. Myself Isha Arora, and today I'm going to teach you national income topic. That is one of the most important topic when we are studying in class 12th, and I think the topic is very important. Along with that, I want to give you my introduction. I am Isha Arora and I've recently completed my graduation. Along with that, I have experience in teaching economics subject as I have answered questions as a Czech subject matter expert along with my graduation. So first of all, let us know about let us know about what is national income. National income is sum total of value of goods and services manufactured by residents of a country in a year within its domestic boundaries or outside it. नेशनल इनकम का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक कंट्री के अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर, ठीक है, जो भी इंडिया के अंदर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब यहाँ पे होगा कि जो हमारा इंडिया का बाउंड्री है, इंडिया के अंदर अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है एक ईयर के अंदर, ठीक है, वो हमारा जो है वो नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोडक्शन होगा उसको हम क्या करेंगे, उन गुड्स एंड सर्विसेज को वो सेल होंगे कंज्यूमर्स को और उससे इनकम हमारे कंट्री के लिए जनरेट होगा। तो डोमेस्टिक गुड्स या सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि सोल्ड हो रहे हैं इन इंडिया विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो उसको हम नेशनल इनकम जो है वो यहाँ पे काउंट करते हैं। अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है दैट इज़ रेसिडेंट। रेसिडेंट का मतलब होता है कि जो एक कंट्री में रिसाइड कर रहा है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा जाती हूँ फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो मैं वहाँ पे जितने पीरियड मैं वहाँ पे रहूँगी और मैं पढ़ाई करूँगी तो मैं रेसिडेंट कहलाऊँगी। मैं इंडिया की रेसिडेंट नहीं कहलाऊँगी, मैं वहाँ की रेसिडेंट कहलाऊँगी। लेकिन सिटीज़न मैं कहाँ की कहलाऊँगी? मैं इंडिया की सिटीज़न कहलाऊँगी उस पीरियड ऑफ टाइम जब तक मुझे वहाँ पे सिटीज़नशिप नहीं मिलती, ठीक है। सो दैट इज़ द मेन definition of resident who are residing in a country for a particular period of time. Either they are pursuing their education or they are pursuing their livelihood in that particular country. Now let us move to the next slide. Method of calculating national income in India. There are 3 methods for calculation of national income in India. The first one is income method, second is expenditure, and third is value added method. Okay, so let us start with the first method, that is the income method. Income method is also known as factor income method. It is used to calculate all the income incurred to basic factors of production used in producing national product. Traditionally, there are 4 factors of production, namely land, labor, capital and organization. Accordingly, there are 4 factor payments, namely rent, compensation, employees, interest and profit. There is another category of factor payment called mixed income. तो यहाँ पे इनकम मेथड की अगर हम बात करते हैं, वो बेसिकली क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि जो भी इनकम एक्रूड है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, एक्रूड मतलब ड्यू बट विच इज़ नॉट पेड येट, ठीक है, जो कि इनकम एक्रूड है बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर हम उनको ऐड कर दें। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन होता है। और अगर हम बात करते हैं कि फैक्टर पेमेंट्स इनको हमें देनी होती है, अगर मैं कोई लैंड यूज़ कर रही हूँ प्रोडक्शन के लिए तो मुझे उधर रेंट देना पड़ेगा। अगर कोई लेबर है उसको मैं हायर कर रही हूँ कि भाई तुम मेरे प्रोडक्शन यूनिट पे काम करो, ठीक है, तो मैं क्या दूंगी उनको मैं वेजेस या फिर उनको सैलरी। वैसे लेबर को हम वेजेस ही देते हैं पर डे बेसिस पे। वेजेस क्या होता है कि टेम्परेरी, आप उसको मतलब परमानेंट आप सैलरी नहीं दे रहे, पूरे मंथ की नहीं दे रहे, आप उसको हर एक दिन की या वीकली बेसिस पे आप उसको पे कर रहे हो। कैपिटल, अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं कैपिटल, एक इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके एक अकाउंट्स में एक होता है,
ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं कि कैपिटल है, कोई भी पैसा लगाया है आपने कहीं, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अगर आपने बैंक में कहीं पैसा आपने जो है वो यहाँ पे क्या करा है, सेविंग्स करी है, ठीक है, वो कैपिटल नॉर्मल मनी होता है, तो उस पर आपका इंटरेस्ट आता है, ठीक है, तो वो हमारा इंटरेस्ट आएगा उस पर। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, तो मेन मोटिव क्या होगा कि भाई इधर से हमारा प्रॉफिट निकल के आए, तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो ये पूरा हमारा कंसेप्ट होता है कि भाई अगर आप 4 चीज़ें एम्प्लॉय कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसमें से क्या क्या निकल के आएगा, ठीक है, उसमें आपको क्या क्या पेमेंट करनी पड़ेगी उन पर्टिकुलर लोगों को या उन पर्टिकुलर चीज़ों को जो आपने यूज़ करी है। जैसे लैंड यूज़ करा है तो रेंट, लेबर यूज़ करा है तो उनको वेजेस देनी पड़ेंगी, कंपनसेशन देना पड़ेगा। देन यहाँ पे जो आता है कैपिटल, कैपिटल में आपको इंटरेस्ट मिलेगा या आपको देना पड़ेगा। अगर आप कैपिटल बोरो भी करते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है, लोन लेते हो इंटरेस्ट देना पड़ता है। देन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है कि तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज़ अनदर कैटेगरी दैट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। एक मिक्स्ड इनकम और एक कैटेगरी यहाँ पे होती है। तो इनकम मेथड मतलब ये सारी इनकम जो कि अब या तो हमें मिल गई है या तो मिलने वाली है, उनको हम ऐड करके नेशनल इनकम निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है दैट विल बी योर एक्सपेंडिचर मेथड। Expenditure method is a method of measuring GDP by calculating all spending throughout the economy, including consumption, consumer consumption, investing, government spending, and net exports. In other words, this method measures what our company produces by assuming that the finished goods and services of a country equals to the amount spent in country for that time period. So यहाँ पे इनकम मेथड का उल्टा ही एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है, इट इज़ द जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होगा, वी आर बेसिकली यूजिंग द स्पेंडिंग, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द इनकम। हम स्पेंडिंग पे ध्यान दे रहे हैं, इंक्लूडिंग कंज्यूमर पे कोई स्पेंडिंग हो गई, इन्वेस्टिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गई, नेट एक्सपोर्ट्स हो गए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो आर कंट्री प्रोड्यूसेस बाय एज्यूमिंग दैट द फिनिश गुड्स और सर्विसेज ऑफ अ कंट्री, अगर फिनिश गुड्स और सर्विसेज अगर हमने कुछ बनाए हैं तो उसका वो इक्वल होंगे टू द अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग इन दैट कंट्री फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर आपने एक पेन बनाया, ठीक है, तो वो जो पेन बनाने के सारे खर्चे लग रहे हैं, ठीक है, वो सारे जो खर्चे लग रहे हैं वो हम मान सकते हैं कि भाई वो ही अमाउंट स्पेंड इन कंट्री फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड वही स्पेंड होगा। अगर मैंने एक पेन बनाया है तो जितने भी मेरे खर्चे लग रहे हैं लेबर के, जितने भी मेरी फैक्ट्री को रन करने के खर्चे लग रहे हैं, इस पेन को पूरा बनाने के खर्चे लग रहे हैं, वो इक्वल होगा, ठीक है। वही हमारा ये चीज़ होगा कि भाई उतना ही एक्सपेंडिचर एक कंट्री में करा गया होगा, ठीक है। और वो जो एक्सपेंडिचर हमने करा है वो किसी की इनकम होगा, किसी ना किसी की तो इनकम होगा, है ना। अगर मैंने ये एक्सपेंडिचर करा है कि एक पेन मुझे बनाना है, तो जिन जिन लोगों को मैं इनकम दे रही हूँ, मेरा तो एक्सपेंडिचर हो रहा है लेकिन किसी और की वो इनकम होगी, तो वही नेशनल इनकम होगा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है दैट विल बी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया। दैट थर्ड मेथड की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड। वैल्यू एडेड मेथड डिनोट्स द वैल्यू एडेड बाय वेरियस एंटरप्राइजेस एट एवरी लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन टू फाइनल सेल। This method focuses on calculating this added value to products to determine the national income of a country. It is determined by finding the distinction between the value of output and value of intermediate consumption. We just subtract the intermediate consumption from the value of output to obtain the value added at various steps of production process. Value added method is very मतलब it is considered complicated among the students, but ऐसा कुछ है नहीं। वैल्यू एडेड मेथड बेसिकली क्या होता है कि भाई हम जो है यहाँ पे क्या होगा कि हम वैल्यू एडेड पे फोकस करते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्शन यहाँ पे होगा कि एक तो वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को वैल्यू फ्रॉम वैल्यू ऑफ द आउटपुट में से। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। ये देखो, अगर यहाँ पे हम बात करें स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड मेथड यहाँ पे एक ही चीज़ की अगर मैं बात करूँ कि वीट से ब्रेड तक
जो स्टेजेस हुए हैं प्रोडक्शन के, हर जगह आपका जो है वो सेलिंग प्राइस जो है वो यहाँ पे बताया गया है हर स्टेप पे, और वैल्यू एडेड बताया गया है। सेलिंग प्राइस मतलब जिस पे हम उसको बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस मतलब जिस पे हम उसको खरीद रहे हैं। ठीक है, सीधा सा यहाँ पे कंसेप्ट है। अगर यहाँ पे आता है कि फार्मर है, फार्मर ने जो है वो यहाँ पे क्या करा, वीट को सेल करा, तो उसको हमें ख़रीदना है, तो उसको ख़रीदेंगे तो हमारे कितने रुपए लगेंगे, 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ विल बी इन्वेस्टेड। देन उसके बाद यहाँ पे आता है फ्लोर, मिलर फ्लोर। अगर मिलर फ्लोर को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उस वीट को लेके हम फ्लोर प्रोड्यूस करते हैं, हम उसको 100 रुपीज़ में बेचेंगे, तो हमारा वैल्यू एडेड कितना होगा, उसका सेलिंग प्राइस 100 है, तो वैल्यू एडेड विल बी द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस एंड द आउटपुट। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस उसका कितना है 100, लेकिन हमने कॉस्ट कितना लगाया है वीट को ख़रीदने का, 80 है। ठीक है, तो वैल्यू एडेड कितना होगा, सिर्फ 20 ही होगा। पहले अगर हम वैल्यू एडेड नहीं लगाते थे तो हम फिर से 100 लगा देते थे, 100 में 80 रुपीज़ जो है वो ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके थे, तो उसको फिर से हम काउंट करते तो डबल काउंटिंग हो जाता, सीधी बात है। ठीक है, तो वो यहाँ पे कंसेप्ट आता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है कि भाई बेकर ने फ्लोर ख़रीदा ब्रेड बनाने के लिए, तो यहाँ पे 120 उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 120 में वो बेचेगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस उसका 100 है, लेकिन अब 80 रुपीज़ तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने ऐड पहले कर चुका हुआ है। ठीक है, पहले स्टेप पे हमने ऑलरेडी 80 जो इन्वेस्ट हुए हैं वो हमने ऐड कर दिए हैं, तो हम उसको फिर से नहीं करेंगे, हम डिफरेंस को करेंगे। डिफरेंस हमारा क्या है कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 20 का ही डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, 20 का ही डिफरेंस है, तो 20 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और टोटल हमारा वैल्यू एडेड होगा 120। हर स्टेप पे हमारा जो है वो यहाँ पे कितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो लगा है, दैट इज़ 120। सीधा सा यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है। बेसिक यहाँ पे यही बात है कि भाई हमने जो चीज़ पहले से खर्चा कर दिया है किसी एक स्टेप पे, अब मैं ये कह नहीं रही कि ये सब एक ही, ऐसा भी हो सकता है कि ये एक ही सब है, फार्मर है, वो मिलर भी है, वो बेकर भी है। ठीक है, चाहे ये मान लो, चाहे उनको अलग अलग मान लो। तो अगर किसी ने पहले इन्वेस्ट कर दिए हैं 80 रुपये, तो उस 80 रुपये को हम नेक्स्ट स्टेप में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने वीट पे 80 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट कर दिए, आगे मिलर को बेचा, मिलर ने जो है वो यहाँ पे क्या करा, मिलर ने उस जो मैंने फ्लोर उसका बनाया था वीट का, ठीक है, मैंने उसको फ्लोर बेचा। ठीक है, वीट को कन्वर्ट करवा के उसको प्रोड्यूस करके मैंने उसको फ्लोर में कन्वर्ट किया और मैंने उसको फ्लोर बेचा। ठीक है, या मैंने उसको वीट बेचा, सीधी सी बात है, मैंने उसको वीट बेचा क्योंकि उसको फ्लोर बनाना, तो वो क्या होगा कि वो उसने फ्लोर में कन्वर्ट किया और उससे 100 में जो है वो यहाँ पे बेचना है, तो 100 में से 80 रुपीज़ तो मैंने पहले से डाले हुए हैं, तो मैं 20 ही काउंट करूँगी। ऐसे ही ब्रेड, ठीक है, फ्लोर उसने ख़रीदा और उससे ब्रेड बनाया, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 120, लेकिन 120 में से हमने 80 का तो उसमें से फ्लोर ख़रीदा हुआ था ब्रेड बनाने के लिए, सीधी सी बात है, तो 20 रुपीज़ ही हम काउंट करेंगे, तो टोटल वैल्यू एडेड विल बी 120। देन यहाँ पे आता है फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये फॉर्मूलाज जो हैं आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक तरीका है ताकि आप नेशनल इनकम जब भी कैलकुलेट करो आपको कन्फ्यूजन ना रहे, और ये बहुत आसान हो आपके लिए समझने के लिए जब भी आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी वेटेज रखते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो उन पे भी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के साथ साथ। अगर मैं बात करूँ बेसिक कंसेप्ट, अगर ग्रॉस से हमें नेट जाना है, ठीक है, ग्रॉस से अगर हमें नेट, ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होगा। ठीक है, ग्रॉस से ये हम चीज़ों को सब्ट्रैक्ट, अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे जाती हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करती हूँ, मैं माइनस करती हूँ। ठीक है, ग्रॉस में से कुछ मैं निकालूंगी तभी नेट आएगा। ऐसे ही ग्रॉस में से अगर मुझे नेट पे जाना है तो मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूँगी। अगर नेट में से मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना है तो मैं डेप्रिसिएशन, आई विल ऐड डेप्रिसिएशन, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि छोटी वैल्यू से हम बड़ी वैल्यू पे जा रहे हैं। नेट हमेशा एक छोटी वैल्यू है जो ग्रॉस से सब्ट्रैक्ट करके आती है। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर एग्जांपल, आप ग्रॉस प्रॉफिट में से कुछ चीज़ें ऐड करते हो, कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट करते हो, फिर नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे कंसेप्ट होता है कि अगर ग्रॉस एक
पूरी चीज़ होती है जिसमें से आप कुछ हटा दोगे तो नेट आएगा, तो रिमेनिंग नेट होता है, ठीक है। तो अगर आप ग्रॉस कोई भी चीज़ एज्यूम करो तो ग्रॉस में से इसको याद रखने का यही फॉर्मूला है, ग्रॉस जो है उसमें से अगर आप कुछ हटाओगे तो नेट आएगा, ठीक है। तो ग्रॉस से अगर आपको नेट पे जाना है, ठीक है, तो आप माइनस करोगे डिप्रिसिएशन। अगर आपको नेट से ग्रॉस पे आना है तो डिप्रिसिएशन छोटी वैल्यू से आपको बड़ी पे जाना है, तो डिप्रिसिएशन आपको ऐड करना पड़ेगा। सेकंड, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब किसी कंट्री के जो डोमेस्टिकली जो भी इनकम उन्होंने अर्न करी है, जो भी इनकम उनके पास जो है वो आई है, दैट इज़ डोमेस्टिक। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम जो कि अब्रॉड से आई है, अगर आप उसमें प्लस कर दोगे तो वो नेशनल इनकम हो जाएगी। डोमेस्टिक मतलब एक कंट्री की इनकम। अगर आपको उस पर नेशनल इनकम निकालनी है, पूरी आपको जो है नेशन की इनकम निकालनी है, ठीक है, तो आप उसमें अब्रॉड की इनकम भी ऐड कर दोगे। ऐसे समझो कि आपकी एक कंट्री की या एक स्टेट की इनकम है डोमेस्टिक इनकम, उसमें आपको पूरे नेशन की, अगर इंडिया की दिल्ली की इनकम है और मुझे पूरी इंडिया की इनकम निकालनी है तो मैं इनकम फ्रॉम अदर स्टेट्स भी ऐड कर दूँगी। ऐसे ही अगर इंडिया की इनकम है और मुझे पूरे ग्लोब की इनकम निकालनी है तो मैं इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है, जो उन्होंने कमाया उसको भी मैं ऐड करूँगी, तो वो नेशनल इनकम आ जाएगा। ऐसे ही मुझे नेशनल में से जब डोमेस्टिक निकालना है तो मैं माइनस कर दूँगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है कि भाई हमारा फैक्टर कॉस्ट एक होता है कि भाई हमारा कितना कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ऐड करोगे तो मार्केट प्राइस बनेगा। GST SGST आजकल आ गया है, ठीक है, तो GST ऐड करा जाता है, फैक्टर कॉस्ट होती है वो जिसमें GST ऐड करा जाता है, उसके बाद मार्केट प्राइस आता है। तो फैक्टर कॉस्ट में अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करते हो तो मार्केट प्राइस आएगा, उस पर आप सेल कर सकते हो, लेकिन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो वही आपको माइनस करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आई होप इट्स क्लियर। Next are the formulas for calculating national income by various methods. Now we'll learn in detail with the help of these formula. So अगर मुझे निकालना है इनकम मेथड से तो NDPFC that is national that is your NDPFC, ठीक है, इससे आप जो है वो यहाँ पे एंड इसकी फुल फॉर्म जो होगी दैट इज़ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इससे आपको जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करके आपको नेशनल इनकम निकालना होता है। नेशनल इनकम को डिनोट करने का जो है वो यहाँ पे इसके थ्रू जो है वो यहाँ पे ये पूरा नेशनल इनकम ऐसे ही कैलकुलेट होगी इन तीनों फॉर्मूलाज के थ्रू। यहाँ पे प्रॉफिट में आप जो है वो यहाँ पे कॉरपोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग्स इनको ऐड करोगे, प्लस रेंट एंड रॉयल्टी ऐड करते हैं, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिक्स्ड इनकम, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, प्लस वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा इनकम मेथड हो जाता है, ठीक है। इनकम मेथड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई इनकम मेथड क्या है कि प्रॉफिट मतलब सारी इनकम्स जो हैं वो यहाँ पे आप इनकम देखो प्रॉफिट जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग्स को प्लस करके निकल के आएगा, ठीक है। रेंट और रॉयल्टी उसमें ऐड कर दोगे, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट आप ऐड कर दोगे, प्रॉफिट आपने जैसे कैलकुलेट किया हुआ है, प्लस मिक्स्ड इनकम, प्लस कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़, कैसे, वेजेस और सैलरीज कैश में हो सकता है, काइंड में हो सकता है, एम्प्लॉयर्स ने कंट्रीब्यूट करा है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, उसको भी आप ऐड करोगे। अब NNP@FC से अगर हमें NNP@FC पे अगर हमें जाना है NDPFC हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। NDPFC से हमें NNPFC पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक से हम नेशनल पे जा रहे हैं, बस एक ही चेंज है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं। देखो डोमेस्टिक से अगर आप नेशनल पे तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे इस चीज़ को समझेंगे, इस चीज़ का ऐसे जो है वो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आएगी जो मैंने फॉर्मूलाज अभी आपको पढ़ाए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है दैट इज़ GDP@MP हमें निकालना पड़ता है एक्सपेंडिचर मेथड में, जो कैसे निकलता है, गवर्नमेंट
फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो इट विल बी ऑल एक्सपेंडिचर्स आर इंक्लूडेड इन दिस. सो फॉर दैट you have to add government final consumption expenditure, gross domestic capital formation. gross domestic capital formation कैसे निकलेगा? gross domestic fixed capital formation plus change in stock plus net exports, that is exports minus imports plus private final consumption expenditure. देन यहाँ पे आता है NNP at FC हमें निकालना है GDP at NP से. अब आप बताओ कितना बड़ा चेंज है. आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है, ठीक है. ग्रॉस से अगर आपको नेट पे जाना है तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, ठीक है. डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है. देन यहाँ पे आता है डोमेस्टिक से आपको नेशनल पे जाना है. डोमेस्टिक से आपको नेशनल पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप प्लस कर दोगे. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस किया हुआ. और यहाँ पे MP से आपको FC पे जाना है. MP से FC पे जाना है तो यहाँ पे माइनस कर दोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेक्स्ट यहाँ पे आता है वैल्यू एडेड मेथड. वैल्यू एडेड मेथड में हम निकालते हैं GVA एट MP, दैट इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर मेथड में था दैट वाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जैसे हमने उसमें करा था कि आउटपुट की वैल्यू में से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब जो बीच के स्टेप्स में कंजम्पशन हुई है उसको हम माइनस कर देंगे. वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे? सेल्स प्राइस इनटू क्वांटिटी. जब भी आप सेल्स करते हो तो आप एक प्रोडक्ट को बेच रहे हो, ठीक है. एक पेन बेचा तो ये 10 रुपये का एक है, ठीक है. और आपने 10 पेन बेचे तो वो क्वांटिटी हो गई कि मैंने 10 पेन जो है, आई हैव सोल्ड 10 पेन ईच ऑफ ₹10. सो व्हाट विल बी द इनकम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आउटपुट? दैट विल बी 10 इंटू 10, क्योंकि मैंने 10 सोल्ड करे हैं एंड एट द प्राइस ऑफ 10 ईच. तो 100 विल बी द वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है. माइनस चेंज इन स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक. इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे होगा? डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इम्पोर्ट्स और GVA at MP, वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शरी सेक्टर, ठीक है. प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर आपको पता ही होगा. प्राइमरी मतलब प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज एंड टर्शरी इज रिलेटेड टू द सेक्टर विच प्रोवाइड सपोर्ट टू both of these sectors like banking, ठीक है, इंश्योरेंस. नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है दैट विल बी GV एट MP हमारे पास हो गया. उससे हमें GDP एट MP पे GDP एट MP से GDP एट MP, ठीक है. GV एट MP विल बी इक्वल टू GDP एट MP एंड NNP एट FC की अगर हम बात करते हैं तो हमें जो है वो यहाँ पे GDP MP से NNP FC पे जाना है. तो ग्रॉस से हम जो है वो यहाँ पे नेट पे जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा. ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं. देन यहाँ पे जो आता है दैट विल बी डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे जाना है. डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो क्या होगा? डोमेस्टिक से नेशनल पे प्लस NFIA, ठीक है, एंड NIT, क्योंकि आप MP से FC पे जा रहे हो, MP से FC तो NIT माइनस होगा, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है दैट विल बी द एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस आर ऑल द नॉट इन योर सिलेबस, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज वी कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, फॉर गेनिंग बेटर नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट एंड फॉर फेमिलियराइजिंग विद दिस कंसेप्ट, बिकॉज नेशनल इनकम यूजुअली लोग जो होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, दे आर अफ्रेड ऑफ दिस टॉपिक. सो इन ऑर्डर टू increase the understanding of this topic and in order to understand it in much more depth, it is necessary to understand the entire concept related to it. Estimates of national income pre-independence, यहाँ पे during British period several estimates of national income were made. दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले करा था 1868 में एस्टिमेट करा था नेशनल इनकम का. देन विलियम डिग्बे 1899, देन फिंडले सिरहास 1911, 1922 एंड 34, शाह एंड खम्बता 1921, BKRV राव 1925 to 29 and RC देसाई 1931 to 40. Then pre-independence non-scientific method, among these
Pre-independence estimate of national income of India. The estimates of Naroji, Findlay Sirhas, Shah and Kambata have computed the value of output raised by agriculture sector and then added some proportion of income earned by non-agriculture sector. But these estimates were having no scientific basis of its own. See, national income estimates. दादा भाई नारोजी का ईयर ऑफ एस्टिमेट एंड नेशनल इनकम इन करोर्स, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है. ठीक है, तो ये कैसे कैसे किसने ऑर्डर वाइज नेशनल इनकम को जो है वो यहाँ पे क्या करा था, एस्टिमेट किया था, ये ईयर बाय ईयर आपको जो है वो यहाँ पे बताया गया है. देन pre-independent scientific method after V.K.R.B. Rao applied a combination of census of output and census of income methods. While dividing the whole economy into two separate categories, he included agriculture sector, which included agriculture, pastures, forest, fishing, hunting and mines in first category, and applied output method to derive the value of output of these sectors. Then service sector, which included industry, trade, transport, administrative and public services, professionals, liberal arts and domestic services in second category, and applied income method to derive the amount of income raised from these services. Net factor income earned from abroad was added to income of both sectors to determine national income. Limitations of estimation of national income during pre-independence. No government agency was not there for estimation of national income. These people were taking initiatives on their own. Incomplete and unreliable data. Unreliable and incomplete data was there. Different geographical areas, people belonging to different geographical areas were measuring the income related to different geographical areas based on current prices. It was based on current prices, and different methods were there. There were no ideal method like today which were used for calculating national income. Estimates of national income post independence. After independence, government appointed National Income Committee in August 1949 with Professor P.C. Mahalanobis as its chairman and Professor D.R. Gadgil and Dr. V.K.R.B. Rao as two of its members, so as to compile a national income estimate rationally on scientific basis. Estimates of national income post-independence. The first report of committee was prepared in 1951. In its first report, the total national income of year 1948 to 49 was estimated at rupees 8,830 crore, and the per capita income for the year was calculated at rupees 265 per annum. The committee continued its estimation works for another 3 years, and final report was published in 1954. Central Statistical Organization was set up in 1951. It comes under Ministry of Statistics and Program Implementation. During post-independence period, the estimate of national income was primarily conducted by National Income Committee. Afterwards, it was carried over by Central Statistical Organization. The National Income Unit of the Central Statistical Organization is nowadays entrusted with measurement of national income. Here, this unit of CSO estimated the major part of national income from various sectors like agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, mining, and factory establishment with the help of product method. Central Statistical Organization, the unit of CSO, is applying the income method for estimation of remaining part of national income raised from other sources. Till now, we have 3 different series in National Income Estimates of India. These include Conventional Series, Revised Series and New Series. Thank you so much for listening to this presentation, and thank you so much for being a wonderful audience. It was my pleasure to help you with this topic.